हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपलोड करेंगे जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट। कई सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं जेनेटिक्स की वीडियोस के लिए, तो अब हम जेनेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, बीएससी से रिलेटेड आपकी एग्जामिनेशन पेपर में पूछी जाती हैं जेनेटिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अलग से उसके नोट्स भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट के अंदर जेनेटिक्स के पार्ट फर्स्ट के अंदर हम जेनेटिक्स के जितने भी यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस या मेंडल्स के लॉज, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी को डिस्कस करेंगे। जितना भी बेसिक टर्म्स है उसको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम जो एक्सपेरिमेंट, पार्ट 1 के अंदर इस वीडियो के अंदर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर मेंडल ने जो पोस्ट्यूल्स, जो लॉज दिए थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेंडल ने जो यहाँ पर ये जो काम किया ये उस टाइम पर किया था जिस टाइम ना तो मेंडल को पता था कि न्यूक्लियस क्या है। He did not about that nucleus, he did not about that chromosome। उसको क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था, उनको जीन के बारे में भी नहीं पता था। उन्होंने जीन के लिए एक वर्ड यूज किया था, फैक्टर। उन्होंने कहा कि जो जीन्स आज के डेट में हमको पता है कि जीन्स होते हैं जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, बट उस टाइम उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फैक्टर है जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म किसी न किसी जिनेरा, किसी न किसी स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और सभी के सभी ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा से रहा कि आखिर पेरेंट्स जो होते हैं, उन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जनरेशन, यानी कि उनके जो डॉटर्स हैं या चिल्ड्रन हैं, यानी कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच इतनी सिमिलरिटीज कैसे होती हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, उन्हें नहीं पता था कि वो जीन है जो कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को देता है, यानी कि जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर यानी कि ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिटेड होते हैं। तो वो कैरेक्टर उसको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। तो जेनेटिक कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर कलर या बच्चे की हाइट या फिर आपका शरीर का कलर जो होता है, किसी का गोरा है, किसी का काला, कोई गोरा है तो कोई काला है। तो मतलब काफ़ी सारे जो वेरिएशंस हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर, ये सब कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई पिता चोरी करता है तो उसका बच्चा भी चोरी करेगा, ये एक जेनेटिक कैरेक्टर नहीं होता। ठीक है, तो हम कई सारे जो बेसिक टर्म्स होते हैं जिससे हम जेनेटिक्स को समझ सकते हैं, वो इसी वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेंडल के बारे में यहाँ पर अगर आप एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जो मटर के ऊपर, पाइजम सेटिवम के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन्हें उसे ही क्यों सेलेक्ट किया था, कई सारी बातें हैं जो हम इस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं था कि मेंडल से पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट किया नहीं था, मेंडल से पहले और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया था कि हाँ, पेरेंट्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि इनहेरिट करते हैं। ठीक है, जो कि जेनेटिक्स कैरेक्टर जो होता है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ अलग अलग तरह के, जैसे मेंडल ने तो पाइजम सेटिवम यानी मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, उसके कई सारे कैरेक्टर देखे। लेकिन जो दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किसी अलग ऑर्गेनिज्म पर वो इसको डिस्कवर कर रहे थे, उसके जो लेकिन वहाँ पर वो क्या कर रहे होंगे, वो मिस्टेक ये कर रहे थे कि वो एक साथ कई सारे जेनेटिक कैरेक्टर का, यानी कि एक साथ कई जीन्स के कैरेक्टर का वो स्टडी कर रहे थे, जबकि मेंडल ने ऐसा नहीं किया। मेंडल ने सिर्फ एक साथ कई सारे जो कैरेक्टर है उसको स्टडी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर मटर का अगर पौधा लिया उन्होंने, तो एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया। बाकी चाहे उसके फ्लावर का कलर कैसा है, या उसके फ्लावर की पोजीशन क्या है, या उसकी जो वहाँ पर जो फ्रूट होता है मटर का वो कैसा है, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर पर फोकस किया, वो था लंबाई। ठीक है, मतलब कि प्लांट की लंबाई कैसी है, एक लंबा प्लांट है तो एक छोटा प्लांट है। तो इस बेस पर उन्होंने जो है एक ही कैरेक्टर पर स्टडी किया, जिसको बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कई सारी ऐसी बातें हैं जेनेटिक्स के अंदर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए जेनेटिक्स पार्ट 1। और पार्ट 1 के अंदर हम कवर करेंगे जेनेटिक्स के अंदर यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि जेनेटिक्स की ABCD को हम कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएशंस, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, अलील्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर,
या हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये जो जेनेटिक्स के अंदर ये जो टर्म यूज़ होते हैं इनका मतलब क्या है, इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना होता है और यही जेनेटिक्स की बेसिक टर्म है जिसको हमें अच्छे से समझना होगा। इसमें आपको डेफिनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आप खुद भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स क्या होती है। तो जेनेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जिसके अंदर हम जीन्स की स्टडी करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर बाय ए पेरेंट, जो पेरेंट होते हैं पासेस सर्टेन जीन्स, वो जो है कुछ जीन्स पास करते हैं इनटू देयर चिल्ड्रन और ऑफस्प्रिंग। और जीन्स क्या होते हैं दोस्तों? जीन्स एक इन्फॉर्मेशंस के रूप में होता है, मतलब कि किसी करेक्टर के लिए कोडेड रहता है। ठीक है, तो जीन्स क्या है? एक स्पेसिफिक पार्ट है डीएनए का, छोटा सा एक पार्ट जो कि कोडेड रहता है किसी इन्फॉर्मेशंस के लिए या किसी करेक्टर के लिए। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं, ये सपोज करो ये पेरेंट है, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अब ये पेरेंट क्या करते हैं, ये आपके अंदर या फिर जो चिल्ड्रन होता है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी उनके अंदर कुछ जीन्स पास कर देते हैं, यानी कि हम सीधा सा मतलब ये कहें कि अपने से सिमिलर कुछ करेक्टर पास कर देते हैं। ठीक है, और वो पास करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। ठीक है, अब आता है पॉइंट। तो हेरिडिटी को आप सिंपली आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको समझना है हेरिडिटी को तो आप कहेंगे द सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जैसे अब एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, एग्जांपल के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। जैसे आपके माता पिता हैं और आप हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने आप को अपने माता पिता से अगर थोड़ा सा सिमिलरिटी के बेस पर देखें तो बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जो कि मैच करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइट, या फिर आपका रंग, आपके शरीर का सांवला रंग है या फिर गोरा रंग है, या फिर हाइट कितनी है, आपके पिता की हाइट कितनी है और आपकी हाइट कितनी है। तो कई सारे ऐसे करेक्टर हैं जो कि सिमिलरिटीज़, आपका चेहरा आपके माता पिता से मिलता होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं? हेरिडिटी। ठीक है, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि क्यों कहलाते हैं। देखो अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि सिमिलरिटी को क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों अगर कोई पेरेंट्स अपने जैसा ही करेक्टर या अपने जीन्स को किसी अपने ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन में पास करेगा तो सेम उसी के जैसे ही वहाँ पर करेक्टर आ जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए हम सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी के अंदर हम क्या करते हैं? द सिमिलरिटीज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब जो चिल्ड्रन, जो उनकी आने वाली जो जनरेशन हुई, सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन सपोज करो माता पिता की है तो सेकंड जनरेशन चिल्ड्रन की वही ऑफस्प्रिंग हो जाएगी। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो जीन्स पास हुए अपने माता पिता के, जो करेक्टर, यानी कि जीन्स का मतलब आप समझ लीजिए कि जो करेक्टर पास हो गए, ठीक है, उसी को बोला जाता है यहाँ पर हेरिडिटी। अब आता है पॉइंट वेरिएशन। वेरिएशन क्या हो गया? वेरिएशंस को अगर आप सिंपली डिफाइन करें तो आप कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, यानी कि अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा कि वो करेक्टर जिसके बेस पर आप अपने माता पिता से सिमिलर हैं, लेकिन अब आप अपने एग्जैक्टली माता पिता के जैसे नहीं हैं। मतलब अगर आप लड़के हैं और आप अपने पिता से अगर सिमिलरिटी देख रहे हैं तो आप डिसिमिलरिटीज़ भी देखेंगे कि हो सकता है कि आप अपने पिता से 1 इंच हाइट में बड़े हों, या आप अपने पिता से गोरे हों, या कुछ हेयर कलर या कई सारे डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, यानी कि उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। थोड़ा सा वेरी कर गए। ठीक है, तो वेरिएशंस और हेरिडिटी ये होता है इसमें, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों? इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि सिंपल वही कि एक करेक्टर जो पेरेंट्स के अंदर जो करेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर पास करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, एलील्स क्या है? द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। जीन्स के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिसके बेस पर आपको ये पूरे जो टर्म मैंने यूज़ किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट आता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दोस्तों जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 23। ठीक है, टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 46 हैं। अगर आप 23 पेयर में हम कह रहे हैं, यानी कि है तो 46, लेकिन पेयर में अगर बोलेंगे तो 23।
अब वे 23 जो है पेरेंट्स के हैं, यानी कि हम बोलेंगे 23 मतलब मैटरनल है यानी कि माता के हैं, और 23 उसमें से पैटर्नल है यानी कि पिता के हैं। तो इस तरीके से आपके पास 23 पेयर में क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक तरीके से किस में पाए जा रहे हैं, पेयर में, सेट में पाए जा रहे हैं। अब ये जो पेयर है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10वां पेयर या 11वां पेयर, आपके क्रोमोसोम का 11वां पेयर, यानी कि उस पेयर के अंदर एक तो मैटरनल होगा और एक पैटर्नल होगा, मतलब एक पिता का क्रोमोसोम और एक माता का क्रोमोसोम। तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, उन दोनों क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होता है वो एक स्पेसिफिक करेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। वो जो जीन्स होगा, सपोज करो उस पर जीन्स जो है वो हाइट के लिए है, ठीक है। तो जो दूसरा जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि जैसे इस क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, ये पिता का क्रोमोसोम है और इसके इस स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक पार्ट पर एक जीन है जो कि कोडेड है आई कलर के ऊपर या फिर आप कहें हाइट के ऊपर। तो जो दूसरा जो क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम है, यानी कि माता का जो क्रोमोसोम है, उसके उसी लोकस पर, ठीक है, होमोलोगस, लोकस मतलब स्थान, एक लोकेशन, तो उसी लोकस पर वही जीन प्रेजेंट होगा जो कि हाइट के लिए है, ठीक है। तो हाइट के लिए 2 जीन्स प्रेजेंट है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही, होमोलोगस का मतलब बिल्कुल सेम क्रोमोसोम, ठीक है। आइडेंटिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि जो जीन्स इस पर प्रेजेंट है वही जीन्स इस पर प्रेजेंट है। जो मतलब हाइट के लिए अगर ये जीन्स हाइट को डिसाइड कर रहा है तो ये जीन्स भी हाइट को ही डिसाइड करेगा, तो इसको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। दे हैव सेम जीन्स ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म हम जेनेटिक्स के अंदर यूज करते हैं डोमिनेंट करेक्टर या रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर का मतलब क्या होता है, द करेक्टर विच एक्सप्रेस, वह करेक्टर जो कि एक्सप्रेस हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट करेक्टर। सपोज करो हमारे पास 2 करेक्टर है, उन दोनों करेक्टर में से सिर्फ एक करेक्टर ही एक्सप्रेस हो सकता है। सपोज करो एक करेक्टर उसमें से एक्सप्रेस हो गया, जो करेक्टर, उन दोनों में से जो भी करेक्टर एक्सप्रेस हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट करेक्टर। और डोमिनेंट करेक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा। ये जो डोमिनेंट वर्ड है ज़रूरी नहीं है कि आप जेनेटिक्स में ही यूज़ करें, ये ऐसी हर जगह यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। 2 खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं पिच पर। इन दोनों खिलाड़ियों को पहले से ही ये सूचना मिल गई है, ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो भी इन दोनों खिलाड़ियों में से अच्छा खेलेगा उसको नेक्स्ट मैच में मौका मिलेगा। यानी कि एक बात फिक्स हो चुकी है कि इन दोनों खिलाड़ियों में से नेक्स्ट मैच के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी ही सिलेक्ट किया जाएगा और वो खिलाड़ी सेलेक्ट किया जाएगा जो कि अच्छा खेलेगा। तो सपोज करो इसमें से ये खिलाड़ी जो है अच्छा खेल गया और इसको अब नेक्स्ट मैच में मौका मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट मैच में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ये खिलाड़ी जो है डोमिनेंट खिलाड़ी हुआ, क्योंकि 2 खिलाड़ी थे, खेलते दोनों थे, दोनों अच्छे बैटिंग करते थे, लेकिन जो अच्छा बैटिंग कर गया वो जो है नेक्स्ट मैच में एक्सप्रेस हो गया, उसको क्या बोलोगे, डोमिनेंट खिलाड़ी। और जो दूसरा खिलाड़ी जो कि सप्रेस हो गया, जो कि अच्छा नहीं खेल पाया इसकी वजह से, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये जो है रिसेसिव हो गया, ठीक है। ये करेक्टर क्या कहलाएगा, रिसेसिव, या फिर आप रिसेसिव खिलाड़ी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो डोमिनेंट वर्ड का मतलब वही होगा जो करेक्टर एक्सप्रेस हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने मटर का प्लांट लिया था, ठीक है, पाइजम सेटिवम लिया था उन्होंने, और यहाँ पर उन्होंने सपोज करो उन्होंने 2 प्लांट लिए, ठीक है। एक प्लांट ऐसा लिया जिसकी हाइट, एक मटर का प्लांट ऐसा लिया जिसकी हाइट जो है लंबी थी, ठीक है, टॉल थी, और एक प्लांट ऐसा लिया जिसकी हाइट ड्वार्फ थी, यानी कि छोटी हाइट थी। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये होमोजाइगस है, ठीक है, क्योंकि सेम जो एलील है, बिल्कुल सेम टाइप के एलील्स है, इसको आप कहेंगे होमोजाइगस। वहाँ पर ये भी होमोजाइगस है क्योंकि सेम एलील है। अब इन दोनों के बीच कराया गया क्रॉस, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्लांट है ये टॉल है, यानी कि ये लंबा पौधा है, और ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है मटर का, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लांट, यानी कि छोटा प्लांट है। इन दोनों के बीच कराया गया, आप कहेंगे क्रॉस, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके बीच जो है रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे पॉलिनेशन भी कराया गया। तो इन दोनों में जैसे ही क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराने के बाद, क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर एक गैमेट इसका निकाल लिया हमने, एक गैमेट इसका निकाल लिया हमने, और ये दोनों गैमेट जैसे ही आपस में मिले तो ये जो बना हमारे पास, इसको आप क्या बोलोगे, हेटेरोजाइगस। ये दोनों होमोजाइगस थे, लेकिन यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर कमाल की बात ये है, हमें अगर डोमिनेंट करेक्टर अभी मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना समझा सकता हूँ कि यहाँ पर हमने प्लांट जो लिया था वो लंबा प्लांट लिया, और यहाँ पर हमने जो प्लांट लिया था वो छोटा प्लांट लिया। तो इन दोनों का जो मिक्स होगा, अगर इन दोनों के गैमेट्स आपस में मिक्स करेंगे तो हमें किस तरह का प्लांट मिलना चाहिए, या तो इन दोनों के मध्य का मिलना चाहिए, ठीक है,
मेंडल ने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक प्लांट लंबा लेता हूँ और एक प्लांट छोटा लेता हूँ तो मुझे जो है जो आने वाला जो प्लांट मिलेंगे वो हम इन दोनों के मध्य के होंगे, जो ना तो छोटे होंगे और ना ही बड़े होंगे। तो लेकिन मिला क्या, यहाँ पर लंबे प्लांट मिले। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर उसे जो है लंबे प्लांट मिले। ठीक है, टॉल प्लांट। अब यहाँ पर उसने सोचा कि वो वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया थे मेंडल। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि लंबे प्लांट मिल गए। अब रीज़न क्या था क्यों लंबे प्लांट मिले? यहाँ पर आपने देखा ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, और इसका एक गैमेट्स हमने लिया, इसका एक गैमेट्स लिया। ये जो गैमेट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पर जो जीन्स है वो टॉलनेस के जीन्स है, यानी कि प्लांट को लंबा करने के। और इसमें जो जीन्स प्रेजेंट है वो किसके लिए है? ड्वार्फनेस, यानी कि छोटा प्लांट को शॉर्ट बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लंबे वाला प्लांट का जीन टी है, इसने छोटे वाले प्लांट को क्या कर दिया? सप्रेस्ड, यानी कि ये प्लांट डोमिनेट, ये जो करेक्टर है, जो टॉलनेस का जो करेक्टर है वो डोमिनेंट कर गया, यानी कि ये एक्सप्रेस हो गया। इसी के कारण ये जो बनने वाला जो प्लांट था वो टॉल था। ठीक है, ये जो बनने वाला प्लांट, हालांकि कंडीशन ये थी कि छोटा भी बन सकता था और बड़ा भी बन सकता था, लेकिन बना कितना? बना टॉल ही, मतलब कि बड़ा ही प्लांट बना। तो रीज़न ये है कि जो बड़ा वाला जो गुण था, टॉलनेस का जो गुण था, वो यहाँ पर डोमिनेट कर गया, और जो डॉर्फनेस का गुण था या करेक्टर था वो यहाँ पर सप्रेस हो गया। ठीक है, वो रिसेसिव करेक्टर हो गया। तो ये इसका मतलब होता है डोमिनेंट और रिसेसिव। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया हो। हेटेरोजाइगस का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे पास गैमेट्स मिले, इन दोनों के जो गैमेट्स आपस में फ्यूज कर गए, ये जो एलील्स हैं ये जो है हेटेरोजाइगस है। ठीक है, इसमें एक तो गुण है, एक ये जो टी है इस प्लांट के अंदर, ये जो टी है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो छोटे वाला जो यहाँ पर टी है, स्मॉल टी, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ये प्लांट लंबा हो, लेकिन इसके अंदर, इसके एलील्स के अंदर एक जीन जो ऐसा है जो कि ड्वार्फनेस यानी कि शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हेटेरोजाइगस है। और अगर सेम तरह के हैं तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ डोमिनेंट होगी उसको हम जो है कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली क्रॉस कराऊं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इसे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है टॉलनेस को, तो यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी टॉलनेस जो है वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस कौन होगा? जो कि कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर। रिसेसिव करेक्टर के अंदर क्या आप देखने को मिलता है? रिसेसिव करेक्टर के अंदर इसको जो है हमेशा स्मॉल लेटर से शो किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। होमोजाइगस का मतलब मैंने बता दिया, और हेटेरोजाइगस का मतलब ये तो हेटेरोजाइगस और ये होमोजाइगस। अगर सेम एलील हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप? होमोजाइगस। अगर डिफरेंट एलील हैं उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे आप हेटेरोजाइगस। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों? फिनोटाइप वो होता है जो कि विजिबल हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने, जैसे हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद हमको क्या मिला कि इसकी जो हाइट थी, जो बनने वाला जो प्लांट था उनकी जो हाइट थी वो लंबी थी। तो हाइट लंबी एक करेक्टर हो गया। तो जो करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, अपीयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट, कलर या आइज़ के कलर, ये जो करेक्टर दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप वो होता है जो कि जीन्स के फॉर्म में, वो हम अभी जब थोड़ी देर में जस्ट इसके बाद ही मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कि जीनोटाइप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जीनोटाइप दिखाई नहीं देता, फिनोटाइप जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, जीनोटाइप हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अब बचा हुआ पॉइंट है जेनेटिक करेक्टर। दोस्तों हम जेनेटिक करेक्टर बोलते रहते हैं। कौन से जेनेटिक करेक्टर हैं? हमारे हेयर कलर्स, हमारे आइज़ के कलर्स, हमारी हाइट, ठीक है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कई सारी चीज़ें जेनेटिक करेक्टर हैं। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, जैसे सपोज करो एक पिता है जो कि दाएं हाथ से या किसी अलग हाथ से खाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी उसी हाथ से खाना खाए, यानी कि ये जेनेटिक करेक्टर नहीं है। कई सारी ऐसी बातें हैं, अगर पिता चोरी करता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी चोरी करे। ठीक है, तो जेनेटिक करेक्टर ये जो होता है ये कुछ ही करेक्टर है, जरूरी नहीं कि सभी के सभी करेक्टर ही जेनेटिक करेक्टर आप कह दोगे। ठीक है, सभी के सभी गुण जो है पिता के वो जेनेटिक करेक्टर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा कि अगर सपोज करो कि पिता की हाइट जो है 6 फुट है, तो लगभग बच्चे की भी हाइट वहाँ पर 6 फुट या उससे ज़्यादा ही होती है। ठीक है, जनरली हमने यही देखा है 99% केस में। लेकिन अगर सपोज करो अगर पिता की हाइट अगर कम है, 5 फुट के करीब है, तो उसके बच्चे की भी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच यहाँ तक के जा सकती है। तो इस तरह का सिस्टम होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आप इसको फटाफट नोट करें।
जेनेटिक्स के उन सभी टर्म्स को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और इसके सॉल्यूशन को भी आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ ए F1 एंड F2 प्रोजेनीज when a pure homozygous tel pea plant is crossed with a pure homozygous dwarf pea plant। क्या होगा अगर आप मटर के लंबे पौधे जो कि होमोजाइगस है, प्योर होमोजाइगस है, और उसका क्रॉस कराते हैं आप ड्वार्फ पी प्लांट, मटर का जो छोटे वाले पौधा है उसके साथ आप जो है क्रॉस कराते हैं, वो भी प्योर होमोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि टेलनेस जो कैपिटल टी जीन है वो डोमिनेट कर रहा है ड्वार्फनेस स्मॉल टी जीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि एक्सप्रेस क्या होगा आगे आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट फेज जो है वो ऑलरेडी बता दिया गया है कि कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट रहेगा। तो चलिए सॉल्यूशन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना, सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक लंबे मटर का पौधा है और एक छोटा सा मटर का पौधा है जिनके बीच हमने क्रॉस कराया है, और हम देखना चाहते हैं कि आगे जो नया पौधा बनेगा उन दोनों के क्रॉसिंग से या उनके हाइब्रिडाइजेशन से जो नया पौधा बनेगा वो कैसा होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो प्योर होमोजाइगस टेल पी प्लांट को टीटी, इस कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया है। होमोजाइगस का मतलब समझ रहे हैं, इस पर ये जो दोनों के दोनों जो जीन्स प्रेजेंट है, दोनों के दोनों जो अलील्स हैं वो कैसे हैं, वो एकदम जो उनके जो करेक्टर है बिल्कुल सेम है, यानी कि उसके अंदर जो है टेलनेस का गुण है, यानी पौधे की लंबाई का गुण है, करेक्टर है। ठीक है, और प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट का मतलब ये हुआ कि दोनों के, इसको जो है हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये दोनों के दोनों जो टी है वो बिल्कुल समान है, दोनों के दोनों पर जो जीन्स है वो ड्वार्फनेस के जीन्स है, ड्वार्फनेस के करेक्टर है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि दोनों के दोनों प्योर होमोजाइगस है, और एक टेलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ड्वार्फनेस को। दोनों के दोनों के अंदर जो जीन प्रेजेंट है, एक टेलनेस का करेक्टर है और एक ड्वार्फनेस का। अब यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच कराना है क्रॉस, तो ये पेरेंट्स हम लिखेंगे प्योर होमोजाइगस टेल, यहाँ पर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया। प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। अब इसको हम करेंगे सेग्रीगेट, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके एक टी को, इसका एक गैमेट्स लेंगे और इस वाले प्लांट का एक गैमेट्स लेंगे। तो टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों आपस में जैसे ही हाइब्रिड करेंगे या इनके बीच जैसे ही क्रॉस कराया जाएगा, हमें जो नया पौधा मिलेगा जो इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से मिला, तो वो कैसा मिलेगा, हेट्रोजाइगस टेल प्लांट मिला। क्योंकि क्वेश्चन में ये पहले ही प्रूफ कर दिया गया था कि टेलनेस टी जो है, जीन जो है वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये बात बता दी गई कि टी का करेक्टर डोमिनेंट रहेगा, इसलिए हमें प्राप्त हुआ हेट्रोजाइगस टेल प्लांट। टेल मतलब लंबा पौधा मिला। तो सिंपल सा है कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक लंबे मटर के पौधे और एक छोटे से मटर के पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो हमें जो नया पौधा मिला, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से जो पौधा मिला वो मिला हमें लंबा पौधा। हालांकि हमको छोटा पौधा भी मिल सकता था। मेंडल ने क्या एक्सपेक्टेशन किया था, मेंडल ने एक्सपेक्टेशन किया था कि अगर मैं किसी लंबे पौधे का और छोटे से पौधे का अगर हाइब्रिडाइजेशन कराता हूँ, उनके बीच क्रॉस कराता हूँ, तो मुझे जो पौधा मिलेगा या तो उनके बीच के मध्य का मिलेगा। उन्हें ये एक्सपेक्टेशन की थी कि उन दोनों के बीच मध्य का पौधा मिलेगा, यानी कि उसकी तो ना तो वो ज़्यादा छोटा होगा और ना ही ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन गलत साबित हुई। यहाँ पर जो पौधा मिला वो लंबा पौधा मिला। ठीक है, तो आगे क्या हुआ देखो, F1 हाइब्रिड हमें यहाँ पर 10 ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन के अंदर जो हमें ऑफस्प्रिंग मिली विल बी द हेट्रोजाइगस टेल। यहाँ पर भले ही टेल प्लांट मिला हमें, यानी कि पौधा भले ही हमें लंबा मिला, लेकिन वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब अब इसके जो अलील्स हैं उन दोनों पर, यहाँ पर जो ध्यान से देखेंगे, ये जो कैपिटल टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेलनेस को, यानी कि लंबाई के गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फनेस को, यानी कि इसके अंदर ड्वार्फनेस के करेक्टर है। भले ही वो रिसेसिव करेक्टर है, यानी कि वो दब गया है, किसकी वजह से, इस टी की वजह से। टी डोमिनेंट हो गया, यानी कि एक्सप्रेस हो गया, लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल टी के करेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो है हेट्रोजाइगस टेल प्लांट हो गया। तो अब हम देखते हैं बी, हेयर द F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी जो टेल प्लांट है आर सेल्फ पोलिनेटिंग विच में रिजल्ट इन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, ये जो अब यहाँ पर हमने F1 जनरेशन में जो हमें प्राप्त हुई हेट्रोजाइगस टेल प्लांट हमको प्राप्त हुआ, अब इसी की तरह एक और हमने पौधा लिया और उसके बीच हमने करा दिया क्रॉस। ये देख सकते हैं F1 हेट्रोजाइगस टेल प्लांट हमको मिला, यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस टेल प्लांट, दोनों के दोनों जो टेल प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है। अब हमने इनके बीच क्रॉस कराया, तो अब देखते हैं कि क्या होगा।
दोस्तों यहाँ पर ये जो स्क्वायर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेंडल कंफ्यूज थे इस चक्कर में, तो पुनेट ने उनकी हेल्प की। उन्होंने कहा आप इसको एक स्क्वायर में बना करके इजिली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो हेट्रोजाइगस टेल प्लांट है इसके गैमेट यहाँ पर है, ये हेट्रोजाइगस टेल प्लांट दोनों के दोनों सेम है और अब इनके बीच सेल्फ पोलिनेशन कराया गया। तो देखो अब इसको कैसे रखेंगे, पुनेट स्क्वायर में इन दोनों गैमेट्स को कैसे आपको अरेंज करना है। एक तो आपको ऊपर की साइड रखना है और एक आपको नीचे की साइड। तो ये जो हमने सपोज करो हमने हेट्रोजाइगस जो पहला प्लांट है उसको हमने ऊपर रख दिया, इसका एक गैमेट टी यहाँ पर उठाया, टी यहाँ पर उठाया, ऐसे रख दिया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने इस वाले को उठाया कैपिटल टी और ये वाला उठा लिया स्मॉल टी। अब आप इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे और यहाँ पर बीच में ये जो हमारे पास पुनेट स्क्वायर है उसके अंदर आप इसको भर सकते हैं। तो कैपिटल टी से क्रॉस किया तो इसमें यहाँ पर बना होमोजाइगस, प्योर टेल होमोजाइगस प्लांट हमको मिल गया, ठीक है। F2 जनरेशन के अंदर हमें वो प्लांट, ये जो हमने F1 जनरेशन के अंदर जो हमने प्लांट से क्रॉस कराया था वो प्लांट हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, प्योर टेल, ठीक है, प्योर लंबा। अब फिर इस टी का इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया तो हमें यहाँ पर हेट्रोजाइगस टेल प्लांट मिला, ठीक है, यहाँ पर। और फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से यहाँ पर यहाँ पर क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर फिर दोबारा से हेट्रोजाइगस टेल प्लांट मिला, ठीक है। टी को हम पहले क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट कर रहा है। डोमिनेंट पहले ही ये बात बता दिया गया है कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन है, यानी कि वो एक्सप्रेस होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने टी को पहले लिख दिया है और ये टी बाद में। तो हेट्रोजाइगस टेल प्लांट यहाँ पर भी मिल गया। फिर हमने स्मॉल टी से हमने जब क्रॉस कराया तो हमको प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट मिला। तो हमने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर हमें प्योर होमोजाइगस ये दोनों के दोनों प्लांट मिल गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये और ये प्योर होमोजाइगस टेल प्लांट, ये प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखने को मिला कि F2 जनरेशन के अंदर 3 पौधे लंबे मिले और एक पौधा छोटा मिला, यानी कि ड्वार्फ मिला, ठीक है। कैसे मिला, देखो ये होमोजाइगस है, भले ही ये भी है तो ये भी लंबा, ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन इसके अंदर जो कैपिटल टी ये डोमिनेंट कर रहा है। ये कैपिटल टी का करेक्टर आपको पता है, लंबाई का करेक्टर है, यानी कि ये पौधा लंबा होगा, ये भी पौधा लंबा होगा। इस पर कोई कैपिटल टी है नहीं, यहाँ पर ये प्योर एकदम ड्वार्फ प्लांट हो गया है, ठीक है। तो इसका रेशियो का क्या निकालेंगे आप, देयरफॉर 3 प्लांट विल बी द टेल, 3 प्लांट लंबे हैं एंड 1 प्लांट विल बी द ड्वार्फ, एक प्लांट छोटा है इन F2 जनरेशन के अंदर। तो रेशियो क्या निकलेगा, 3:1, ठीक है। तो अब मैं आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप बताता हूं। यहां पर आपको कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देखो फिनोटाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया जो बाहरी कैरेक्टर होता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, सिर्फ एक कैरेक्टर को रेस्पेक्ट में आपने 2 प्लांट के बीच क्रॉस कराया, ठीक है। आपने ये नहीं देखा कि पौधे का कलर क्या है, आपने ये भी नहीं देखा कि पौधे के अंदर जो शीड है, मटर का पौधा वो शीड कैसा है या उसकी फ्लावर की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ भी नहीं देखा। आपने सिर्फ ये देखा कि प्लांट की लंबाई क्या है, मतलब कि आपने सिर्फ एक कैरेक्टर को उठाया, उसके रेस्पेक्ट में आपने क्रॉस कराया। तो इस तरह का कैरेक्टर क्या, इस तरह के क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने अब इसके फिनोटाइप को आप ध्यान से देखिए। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे कि आई का कलर हो गया, या फिर अगर आप फ्लावर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फ्लावर का कलर, कितने फ्लावर ऐसे हैं जो मतलब कि जो चीज़ दिखाई देती है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर लंबाई हमको दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये 4 हमारे पास पौधे प्राप्त हुए, 4 में से कितने पौधे लंबे हैं, कितने पौधे छोटे हैं और कितने पौधे लंबे हैं। तो आपने देखा कि 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक करेक्टर हमको दिखाई देगा कि 3:1, यानी कि 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है। अब हमें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। जीनोटाइप का मतलब आपने जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके जीन में आपने देखा मिक्सिंग है। भले ही 3 पौधे आपको लंबे मिले, लेकिन उसमें से एक होमोजाइगस है, यानी कि प्योर लंबा पौधा है, ठीक है, और एक हेट्रोजाइगस है जो कि इसके अंदर जो जीन्स हैं उसमें आपने देखा मिक्सिंग हो चुकी है। भले ही ये पौधा लंबा है क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर करेक्टर ड्वार्फनेस के करेक्टर मौजूद है, स्मॉल टी इसमें मौजूद है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, किस तरह से हम अब जीनोटाइप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक पौधा प्योर होमोजाइगस है तो आप लिखेंगे 1। फिर 2 पौधे ऐसे हैं जो कि हेट्रोजाइगस है, भले ही उनकी लंबाई जो है, भले ही वो तीनों की तीनों लंबे हैं या दोनों के दोनों लंबे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है हेट्रोजाइगस है। तो एक होमोजाइगस लंबा पौधा है, 2 हेट्रोजाइगस लंबा पौधा है, एक प्योर
एक प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। तो इस तरीके से इसका जीनोटाइप निकल कर आता है 1:1। तो आई होप आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा टर्म्स यूज समझ में आया होगा जेनेटिक्स का। इसके अंदर हमने सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश की कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, सेग्रीगेशन, ये सब कैसे होता है आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जरूरी नहीं कि आप हाइट की रेस्पेक्ट में ही क्रॉस कराएं, आप चाहें तो कलर की जैसे फ्लावर का कलर है, मटर के पौधे में एक येलो हो जाएगा, एक पर्पल कलर है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में भी आप यहाँ पर क्रॉस करा सकते थे। ठीक है, तो मतलब आपको करेक्टर एक ही लेना है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो है सिर्फ हाइट का करेक्टर ले, कोई भी करेक्टर ले लेते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक करेक्टर लेना है। अगर एक करेक्टर के रेस्पेक्ट में जो क्रॉस कराया गया है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 2 करेक्टर के रेस्पेक्ट में जो क्रॉस कराया जाएगा उसको हम बोल देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, 3 करेक्टर के रेस्पेक्ट में जो क्रॉस कराया जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप इसको फटाफट नोट करें। दोस्तों हेडिंग डालेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे यानी पी प्लांट पर पाइजम सेटिवम पर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटिवम, उस पर किया था। रीज़न क्या था? एग्जाम पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, इसका रीज़न क्या था? तो दोस्तों इसके कई सारे रीज़न थे। ठीक है, मेंडल का एक तो सबसे पहले ये जो है एनुअल प्लांट है, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल को सिर्फ 1 साल में ही कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा रीज़न क्या था? इसके कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं, कई सारे ट्रेट्स हैं, जिसकी वजह से आप इजीली किसी भी करेक्टर को लेकर के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तीसरा रीज़न क्या था? तीसरा रीज़न ये था कि दोस्तों इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है सेल्फ पॉलिनेशन? क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का क्या मतलब है? जब एक फ्लावर पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं आप? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से कई सारे रीज़न है दोस्तों। जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर पानी की कमी है। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ऐसे ही कुछ यहाँ पर रहते थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया ये यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसमें जो ब्रून सिटी है ऐसी जगह पर ये रहते थे जहाँ पर पानी की कमी है। तो पानी, और आप जानते हैं कि मटर के पौधे के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। और भी कई सारे रीज़न थे, ये तो बहुत ही छोटा सा रीज़न हो गया, वरना मटर के पौधे को सिलेक्ट करने के और भी कई सारे रीज़न है जो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को ही सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर उन्होंने, अब चूंकि मेंडल के जो यहाँ पर ये जो पाइजम सेटिवम है यानी कि मटर का पौधा है, इसके कई सारे करेक्टर हैं। अब यहाँ पर उन्होंने भले ही 7 करेक्टर को यहाँ पर उन्होंने, आप देख सकते हैं 7 करेक्टर को चुना, 7 करेक्टर के बेस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोचा, लेकिन और भी कई सारे करेक्टर थे तो उन्होंने सेलेक्ट किया सिर्फ 7। ठीक है, 7 ट्रेट्स ऑफ पाइजम सेटिवम। मेंडल सेलेक्टेड द 7 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी वैरायटीज। तो दोस्तों सबसे पहले ये है करेक्टर, जैसे कि स्टेम हाइट, ये क्या है? करेक्टर है। ठीक है, और फ्लावर और कलर ये सब क्या है? जैसे सपोज करो ये स्टेम और हाइट किसी चीज़ की, जैसे स्टेम की हाइट है, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लांट के स्टेम की हाइट, और इसके फ्लावर का कलर, और ये फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या ऊपर या फिर नीचे की तरफ है, उसके बराबर की तरफ, मतलब ये पोजीशन के बेस पर। पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, तो ये 7 करेक्टर उन्होंने चुने। अब उसके ट्रेट्स देखो, जैसे ये स्टेम हाइट है तो ये एक करेक्टर है, जेनेटिक करेक्टर, और इसके 2 ट्रेट्स हैं, टेल और ड्वार्फ, क्योंकि आपको पता है स्टेम छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो ये 2 ट्रेट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कोई रिसेसिव है? जैसे ये टॉल जो होता है हमने देखा है डोमिनेंट होता है, और ये रिसेसिव, ड्वार्फनेस जो है वो जनरली रिसेसिव होता है। तो ये मेंडल ने जो है इस तरीके से इसको चुना। आप इसको लिख सकते हैं स्टेम हाइट टॉल, ये कौन सा इसमें डोमिनेंट कर रहा है, कौन सा इसमें रिसेसिव हो रहा है। डोमिनेंट का केस आपको समझ में आ गया है कि क्या डोमिनेंट होता है, क्या रिसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब जो एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। दोस्तों उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, उन्होंने 2 प्लांट लिए, एक की हाइट ज़्यादा थी, मतलब कि मटर के 2 प्लांट लिए, एक की हाइट ज़्यादा थी और एक की हाइट कम थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट के हाइट के बेस पर उन्होंने एक करेक्टर लिया, प्लांट का हाइट। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? जब आप एक ही करेक्टर के बेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या इनहेरिटेंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं जेनेटिक करेक्टर को, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब सिर्फ एक जीन के बेस पर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पर ये लंबा पौधा है जिसका यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल टी से, और इसको हमने स्मॉल टी यानी कि दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों अलील्स जो होते हैं वो होमोजाइगस हैं। अब देखो जैसे इनके बीच क्रॉस कराएगा, अच्छा क्रॉस कैसे कराया आपको ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों बाइसेक्सुअल फ्लावर में मैंने आपको क्या कहा कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप किसी फ्लावर का एंथर हटा दें,
तो यानी कि आपने उसके मेल कैरेक्टर को हटा दिया। सपोज करो कि एक फ्लावर है जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो अगर आपने उसके एंथर को हटा दिया, यानी कि आपने क्या किया, उस जो मेल कैरेक्टर उस फ्लावर के अंदर से हटा दिया, अब बचा क्या, फीमेल कैरेक्टर। तो आप इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं उस प्लांट को कि भाई ये फीमेल प्लांट है, और बाकी जो दूसरा प्लांट जो छोटा सा प्लांट है उसमें ये जो हमारे पास उसका जो एंथर होगा वो जो है मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके एंथर को उन्होंने क्या किया, इसके ओवरी के अंदर जो है डाल दिया। अब इससे क्या होगा, इससे जो है इसका पोलिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर पोलिनेशन की वजह से अब जो इसकी वजह से जो सीड बने यहाँ पर इसको बोलेगा आप हाइब्रिड सीड। और हमने देखा था जस्ट इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया था उसमें मैंने आपको क्या बताया, इसका ये टी और इसका ये टी, स्मॉल टी कैपिटल टी का एक हेटेरोजाइगस बनता है, हेटेरोजाइगस एलील्स बनता है। जबकि हमने यहाँ पर देखा था होमोजाइगस होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस। बट अभी मेंडल को कोई होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कोई मतलब नहीं पता था। अभी तो उन्हें इतना लगा, सबसे पहले उन्होंने किया क्या, एंथर को रिमूव किया। एंथर को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशंस। क्या बोलते हैं उसको, इमैस्कुलेशन। इस चीज़ को नोट करना। इमैस्कुलेशंस को करने के बाद उन्होंने जो है इसका पोलिनेशन कराया, दूसरे वाले प्लांट के एंथर को इसके अंदर, इसके ओवरी के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से इसका पोलिनेशन हुआ और आगे जाकर के हाइब्रिड सीड बन गया। अब हाइब्रिड सीड बनने के बाद अब यहाँ पर ये जो सीड बना, अब ये जो इससे जो नए प्लांट बने, ये जो कि मैंने को बताया कि ये हेटेरोजाइगस होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो अलील्स है वो दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है, दोनों के अलील्स प्रेजेंट है, टेल प्लांट के भी ड्वार्फ प्लांट के भी। तो अब ये जो प्लांट बना वो क्या बना, वो बना लॉन्ग प्लांट, यानी कि टेल प्लांट बना। ठीक है, अब टेल प्लांट बनने का रीज़न ये था क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंस है, यानी कि लंबाई का जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंस होने की वजह से यहाँ पर जो भी प्लांट हमें F1 जनरेशन के अंदर मिले वो लंबे मिले। अब दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न ये था कि इन्होंने अब क्या किया, इसी तरह के प्लांट को, अब जरूरी नहीं कि अब यहाँ पर मैंने भले ही 2 प्लांट बना दिया हो F1 जनरेशन के अंदर, यहाँ पर जितने भी सीड निकले वो सभी के सभी एक प्लांट बना सकते हैं। तो इस सीड्स यहाँ पर हमने लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि जितने भी सीड बने वो सब हेटेरोजाइगस थे। हेटेरोजाइगस का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है, दोनों के एलील्स प्रेजेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि डोमिनेंट सिर्फ कैपिटल टी वाला है, यानी कि टेलनेस का गुण है। तो लंबे प्लांट, अब इन दोनों के बीच कराया गया पोलिनेशन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ही क्रॉस कराया गया। ध्यान रहे, स्टार्टिंग में क्रॉस होमोजाइगस के बीच में था, अब हेटेरोजाइगस के बीच जो है क्रॉस हुआ। ठीक है, हेटेरोजाइगस लंबे प्लांट टॉल प्लांट के बीच क्रॉस हुआ। तो अब जो F2 जनरेशन में जो हमारे पास रेशियो निकल कर आया वो आया 3:1 का रेशियो, यानी कि 3 प्लांट ऐसे थे जो कि लंबे थे और 1 प्लांट ऐसा था जो कि ड्वार्फ था, यानी कि छोटा प्लांट था। तो उन्हें जो है F2 जनरेशन में वो चीज़ें एक्सप्रेस हुई। हालांकि मेंडल ने बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि उनको लंबे प्लांट मिलेंगे F1 जनरेशन के अंदर। उन्होंने सोचा कि मैं एक लंबे प्लांट ले रहा हूँ, एक छोटा सा प्लांट ले रहा हूँ, इनको बीच में क्रॉस करा रहा हूँ, तो मुझे जो है छोटा इन दोनों के मध्य का प्लांट मिलेगा क्योंकि दोनों के कैरेक्टर उसमें आ जाएंगे। बट रिजल्ट उन्होंने देखा ये निकल कर आया। फिर उन्होंने जब दूसरा F2 जनरेशन में जब वहाँ पर इन्होंने इसका दोबारा से क्रॉस कराया इन दोनों के बीच ही, हेटेरोजाइगस के बीच में, तो जब रिजल्ट निकल कर आया तो उसके बेस पर उन्होंने ये बातें बताई, कुछ लॉज दिए, कुछ नियम बताए इनहेरिटेंस के। फिर वहाँ पर उनको समझ में आया डोमिनेंस का कैरेक्टर और रिसेसिव का कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंस और रिसेसिव वाली बात यहाँ से निकल कर आई जब उन्होंने दूसरा क्रॉस कराया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने क्या देखा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में जो मेंडल ने नियम दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ और भी कई सारे सेग्रीगेशन का नियम दिया था, स्वतंत्र प्रवाहन का नियम दिया था, तो ये सारे नियम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।